नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों हमारा आप सभी को पता है कि रामायण किताब का सिलेबस चल रहा है, जिसमें हम केमिस्ट्री पर बात कर रहे हैं और एक एक जो भी हमारा सिलेबस है, देखिए बुक आप सभी के पास होगी रामायण, ठीक है। ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप फ्लिपकार्ट से इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। रामायण बुक नाम से आपको मिल जाएगी। तो हमने ये सारे के सारे टॉपिक को व्यवस्थित टू द पॉइंट तरीके से डिस्कस किया है, सभी चीज़ों को। अभी हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन चल रहा है। कार्बनिक रसायन में हम हाइड्रोकार्बन पर बात कर चुके हैं कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। इसके अंतर्गत हमारे 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आए। आज तीसरा लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे कार्बन के बारे में। इससे पहले हमने देखा था कि बंध कौन कौन से होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कैसे बनते हैं, CnH2n किस प्रकार से बनते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। आज हम देखेंगे कि भाई कार्बन और उसके अपर रूप क्या होते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है ये 3rd लेक्चर। इससे पहले के 2 लेक्चर अगर आपने नहीं देखे वो जरूर देख लेना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन। चलिए तो अब हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया, तो हमने 2 लेक्चरों में इसके अंदर हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कैसे इनके फॉर्मूले बनते हैं, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये सब क्या होता है ये हमने पढ़ लिया है। आज हमको पढ़ना है किसके बारे में कि सर ये तो हमने कार्बन की अलग अलग अवस्थाएं देखी हैं, तो आखिर ये कार्बन क्या होता है, हमें थोड़ा सा कार्बन के बारे में बताइए। फिर हम कार्बन के आज अपर रूपों के बारे में बात करेंगे और यहाँ से पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं, सरल सा है। तो आप देखोगे कि भाई पूरी की पूरी प्रकृति में आपको क्या देखने मिलता है, कार्बन मिलता है। हर एक चीज़ में, हमारी बॉडी में कार्बन है, पेट्रोल पंप में कार्बन है, कोयले में कार्बन है, जितनी भी जिंदा चीज़ें, मृत चीज़ें, उन सब में कार्बन पाया जाता है। तो अब मुझे बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए कार्बन धातु है या अधातु है, जल्दी से बताइए। अगर आपसे पूछा जाए कार्बन धातु है या अधातु है, तो देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। अभी इस पर चर्चा करेंगे, पहले यहां ध्यान देना। बहुत बढ़िया, नॉन मेटल, याद रखना, बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्या है, नॉन मेटल है, ये अधातु है, अधातु है। और बताओ आवर्त सारणी में किस वर्ग में आता है। हमने आवर्त सारणी पढ़ी थी, पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी, तो आवर्त सारणी के अंतर सारणी में किस वर्ग में आता है। ग्रुप पढ़े थे हम ना, 18 ग्रुप पढ़े थे, वर्ग पढ़े थे, किस वर्ग में आता है, किस वर्ग में आता है, जल्दी बताओ, देखते हैं कौन बता पाएगा। बहुत बढ़िया, ये ग्रुप 14 के अंतर्गत आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कौन से में आएगा, ग्रुप 14 के अंदर कार्बन आता है। अब चलो इतना कुछ देख लिया, तो लगे हाथों हम कार्बन का क्या देख लेते हैं। ये आपका कार्बन है, तो इसका नीचे क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। तो परमाणु क्रमांक को Z से दर्शाते हैं और परमाणु भार को A से दर्शाते हैं, ठीक है। तो भैया A कितना होता है, इसका परमाणु भार कितना होता है, क्रमांक, तो आप बोलोगे सर परमाणु क्रमांक इसका होता है 6, परमाणु भार कितना होता है 12। तो आप आराम से, अब आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉन की संख्या, तो आप आराम से बता दोगे। निकालना मैंने आपको सिखाया था, सरल सा है। ये तो आपको पता है, Z आपको पता है, और Z क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या। तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 प्रोटॉन होंगे, और A माइनस Z कर देंगे तो न्यूट्रॉन मिल जाएगा। न्यूट्रॉन भी इसमें 6 होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो रही है, तो आपने बोला सर इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो आप सभी ने अष्टक का नियम तो पढ़ा ही है। अष्टक का नियम मैंने आपको पढ़ाया था। अष्टक का नियम, अष्टक का नियम, अष्टक का नियम क्या होता है कि भैया किसी भी परमाणु की अंतिम कक्षा में यदि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उसका अष्टक पूरा हो जाता है और वो स्थायी हो जाता है। उसे किसी से लेना देना नहीं होता। दुनिया में कुछ भी चलता रहे, आपकी नौकरी लग गई ना, आपको कोई मतलब नहीं रहेगा। तो सीधी बात है, इनकी भी नौकरी लग गई, मतलब एक तरह से देखा जाए ये फिक्स हो चुके हैं, पूर्ण हो चुका है। पहले अगर मान लो उसकी परमाणु क्रमांक कम है तो वो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर देगा, नेक्स्ट कक्षा में 8 बढ़ता चला जाएगा। तो बताओ इसका पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, अगर आपसे पूछा जाए पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे,
तो आप बोलोगे सर पहली कक्षा में इसके में कितने आ जाएंगे, ये वाला पेन ले लेती हूँ, वाइट दिखेगा। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसके में, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं पहली कक्षा में। दूसरी कक्षा में कितने आते हैं, तो आप बोलोगे सर दूसरी कक्षा में तो इसके में 4 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 4, 1 2 3 4। तो अब 8 चाहिए थे लेकिन हैं कितने, 4। तो हमने देखा था अगर अष्टक पूरा नहीं होता तो जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है उसे संयोजकता कहते हैं। क्या बोलते हैं, बैलेंसी कहते हैं, संयोजकता। तो कार्बन की संयोजकता कितनी है, उसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आप बोलोगे सर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4। मतलब पेपर में क्वेश्चन आएगा कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर कार्बन की बैलेंसी 4 होती है। अब बताओ मुझे ये किसी से लेगा 4 या किसी को दे देगा, बताओ ये त्याग करेगा या लेगा। देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। सरल सा है, आसानी से आपको समझ में आएगा, कोई कठिन नहीं है। बताओ कार्बन किसी से 4 लेगा या किसी को दे देगा, क्योंकि हमने देखा था अष्टक पूरा कैसे करते हैं, या तो दे देते हैं या ले लेते हैं। चलिए, हाँ बहुत बढ़िया, ध्यान देना, ना ये देता ना ये लेता, तो सर ये अष्टक कैसे पूरा करेगा, तो याद रखना ये लेता क्यों नहीं है। अगर ये किसी से ले लेगा तो याद रखना इसमें 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है, बाहरी कक्षा में 4 और हो जाएंगे। जबकि इसके नाभिक में आप देखो तो नाभिक के अंदर परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 6 है। तो मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, सिर्फ 6 है। और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। मतलब ये तो संभाल ही नहीं पाएगा। क्लियर। और ये 4 बाहर जा भी नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि इसका जो नाभिक है वो छोटा है, शक्ति ज्यादा है, तो बाहर निकलने भी नहीं देता। तो भाई ये क्या काम करता है, ये दूसरों के साथ में बॉन्ड बना लेता है, बंध बना लेता है, बोलता है मेरे साथ आओ मिलकर काम करेंगे। तो ये क्या करता है, जो आपका कार्बन है, कार्बन बंध बनाने का काम करता है। तो सबसे ज्यादा बंध बनाने की क्षमता किसमें होती है, कार्बन में होती है। क्यों, क्योंकि ना ये लेता ना ये देता, इसीलिए ये क्या होता है, सर्वाधिक बंध बनाने की, सर्वाधिक बंध बनाने की क्षमता, बंध बनाने की क्षमता होती है इसके अंदर। ध्यान देना, इस प्रकार से आप देखोगे कार्बन में इस प्रकार बंध बनाने की क्या होती है, क्षमता होती है। समचतुष्फलीय बोला जाता है इसे, समचतुष्फलीय, 1 2 3 4 इस प्रकार से ये बंध बनाता है। ऐसे उससे संकेत से दर्शाया जाता है कार्बन को, एक यहाँ चाहिए, एक यहाँ चाहिए, एक यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था मीथेन कैसे बंध बनाता है, द्विबंध कैसे होता है, एकल बंध कैसे होता है। तो ये वाले यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ कार्बन पर बात कर रहे हैं अपन। तो आप सभी को इतना क्लियर हो चुका होगा कार्बन के बारे में। ये पेपर में आपसे सीधा पूछेगा तो आप तुरंत बता पाओगे ऐसा 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 आवर्त सारणी में कहाँ आता है, कैसे आता है, अधातु होती है और संयोजकता क्या होती है। ठीक है, अब ध्यान देना, मेरी वॉइस सभी को प्रॉपर क्लियर हो रही आ रही है ना, मेरी वॉइस सभी लोग एक बार बताइए जल्दी से, क्या मेरी आवाज प्रॉपर है सभी को, किसी एक को भी प्रॉपर आ रही है क्या, किसी एक को प्रॉपर आ रही है क्या। चलिए, यस, चलिए, मतलब 1 2 के में प्रॉपर आ रही है, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से सुनते चलना। अब इसको कंटिन्यू तो करना है अपन को, ठीक है। चलिए, अब ध्यान देना पूरा प्रॉपर। चलिए, सिग्नल की थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कवर करते हैं इसको, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं अपन। अब चलते हैं अपन आगे। ये देखिए क्या लिखा हुआ है कार्बन के बारे में।
अब ध्यान से सुनना, कार्बन के बारे में क्या लिखा हुआ है एक बार देखना, इसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है। चलिए अब आपको प्रॉपर आवाज आएगी, आप टेंशन मत लो, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको वॉइस में। तो आप देखना, कार्बन क्या है, एक लैटिन शब्द कार्बो से लिया गया है। कार्बन एक लैटिन भाषा का शब्द, अगर पेपर में पूछे किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा के शब्द कार्बो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कोयला। क्या होता है? कोयला। कोयला प्योर कार्बन का बना होता है, मतलब कार्बन उसमें पाया जाता है, अलग अलग प्रकार का, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। कोयले में के अंदर जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतना अच्छा वो माना जाएगा। ध्यान से सुनना। अब वातावरण में देखो, आप देखोगे कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, तो वो 0.03% पाई जाती है गैस, भूपर्पटी पर 0.02, ठीक है। हाँ, तो आप ध्यान से सुनते चलना। कार्बन आवर्त सारणी में वर्ग 14 का सदस्य है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। कार्बन का चिन्ह C होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है, इतना आप सभी को पता है। अब देखना, कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, प्रोटॉन की संख्या 6 और न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 होती है, ये भी हमने देखा अभी यार। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसके अंदर जो परमाणु हैं, उसके अंदर कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो पहली वाले में 2 आ जाएंगे, दूसरी वाली में 4 आ जाएंगे। तो हमने ये भी निकालना सीखा था अपवाहु के नियम के अंतर्गत। कार्बन की बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने देखा पहली कक्षा में 2 हैं, तो बाहर कितने होंगे? 4 होंगे। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? संयोजकता भी कितनी होगी? 4। संयोजकता मतलब अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, उसको संयोजकता बोलते हैं। तो भैया इसको 4 की जरूरत है, ना ये देता ना लेता, ये बंद बनाता है, इसीलिए सबसे ज्यादा बंद बनाता है। अब देखो, कार्बन 4 सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, इसीलिए कार्बन को टेट्रावैलेंट एटम भी कहा जाता है। ये 4 इस प्रकार से बनाता है, ठीक है। इस प्रकार से टेट्रावैलेंट एटम के नाम से भी इसे जाना जाता है। 4 बंध बनाने का काम करता है कि भैया कोई भी आ जाओ, मेरे साथ जुड़ जाओ। जैसे मीथेन CH4, तो H यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये बन जाएगा CH4। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है। कार्बन का रंग कैसा होता है? काला होता है, और ये अधातु होती है, कार्बन काला है, आपने देखा होगा। नॉर्मली कोयला देखोगे आप जाके, उसको हाथ लगाना तो काला काला आपको लगेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जब भी गैस जलाते हो आप, मोमबत्ती जलाते हो, तो उसके ऊपर लो काली काले कलर निकालती है। कार्बन आपने लगाया होगा काजल, सुरमा, ठीक है। कार्बन के समस्थानिक, आप सभी को पता है कार्बन के समस्थानिक, वैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12, लेकिन 13 और 14 कार्बन 14 डेटिंग मेथड, ये हमने रेडियो एक्टिविटी के अंदर पढ़ा है। कार्बन 14 समस्थानिक है, कार्बन 13 समस्थानिक है। इसका मतलब इनमें क्या हो रहा है? न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, ठीक है। तो चलिए, ये भी हमने देखा, सरल सरल चीजें, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, कार्बन कहाँ कहाँ किन किन चीजों में पाया जाता है। पेपर में कभी पूछ ले कि भाई इसमें कार्बन है क्या, तो आप बोल दोगे बिल्कुल, कार्बन जीव जंतुओं में पाया जाता है। सांप, बिच्छू, कीड़ा मकोड़े, गाय, भैंस, बंदर, बकरी, सारे जीव जंतुओं में पाया जाता है। क्या सर ये पेड़ पौधों में? हाँ। कोयला किससे बना है? कोयला पेड़ पौधों से ही तो बना है, तो ये पेड़ पौधों में भी पाया जाता है। हीरा, सर अभी तो आपने बोला कोयला काला है और इसलिए उसमें कार्बन है, तो हीरा कैसे? तो कोयले से हीरा बनता है। क्या बात कर रहे हो सर, हमारे घर पे तो कोयला बहुत सारा है, मतलब हीरा बन जाएगा। कैसे बनेगा? वो ताप और दाब के कारण बनेगा, भी हम इसके अपर रूप भी देखेंगे। तो हीरा कार्बन का अपर रूप है। कोयला, प्लास्टिक के जो बैग बनाए जाते हैं उनमें भी कार्बन पाया जाता है, ध्यान देना। पेन में, पेंसिल में, पेपर, साबुन अपमार्जक वगैरह आप बनाते हो, कपड़े, पेट्रोल, डीजल, आपकी डेली की जितनी भी चीजें हैं उन सभी के अंदर क्या होता है? कार्बन पाया जाता है। हाँ, कार्बन का अपर रूप होता है हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन्स, अभी हम देखेंगे ग्राफीन,
आपके यहाँ तक कि आपकी जो टीवी की एलईडी एलसीडी जो है वो भी कार्बन की बनी होती है। आपका मोबाइल जिसमें आप देख रहे हो उसकी स्क्रीन कार्बन की बनी होती है। तो भाई कार्बन हर जगह है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में आप कार्बन खाते हो, खाने के अंदर कार्बन खा रहे हैं हम, मतलब हमारी बॉडी में भी कार्बन भरा हुआ है। तो कार्बन से आप बच नहीं सकते, हर जगह है। नोट, वायु की उपस्थिति में किसी पदार्थ को जलाने पर यदि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है तो उस पदार्थ में कार्बन उपस्थित है। ले पेपर में क्वेश्चन आएगा कि किसी पदार्थ को जलाने पर उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, तो बताइए उसमें क्या है? उसमें कार्बन है। तब तो कार्बन जल के ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 बना रहा है। तो ये आपको याद रखना है कार्बन के बारे में। सरल सरल चीजें हैं, सिर्फ जानना है। अभी तक पता नहीं था इसीलिए गलत हो रहा था, ठीक है। अब कार्बन की प्रकृति, ध्यान देना, कार्बन की प्रकृति पर बात करते हैं कि भैया कार्बन दो रूपों में पाया जाता है। एक क्रिस्टल के रूप में, मतलब कण के रूप में पाया जाता है, और एक पाउडर के रूप में पाया जाता है, अक्रिस्टलीय। तो देखो अभी हम इनके अपर रूप अलग अलग देखेंगे। तो पेपर में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि भैया कार्बन की प्रकृति कैसी है, एक क्रिस्टल के फॉर्म में, एक अक्रिस्टल। तो वो पूछेगा क्रिस्टल में कौन कौन सा? क्रिस्टल तो आप जानते हो ना, कुछ कण के रूप में रहता है, और अक्रिस्टलीय मतलब पाउडर के रूप में, वो चूर्ण रहेगा। तो संरचना के रूप में रहेगा, कुछ ना कुछ क्रिस्टलीय संरचना रहेगी, याद रखना। मतलब ये मिलकर कुछ ना कुछ ऐसे, कार्बन मिलकर कुछ ना कुछ संरचना ऐसे बना लेंगे, संरचना बना लेंगे, या फिर आप देखोगे अलग अलग प्रकार की ऐसी संरचनाएं आपको देखने मिल जाएंगी कार्बन की। इनके अंदर अंदर कार्बन होते हैं, ऐसी संरचनाएं बनाएंगे तो वो क्रिस्टल रूप में कार्बन पाया जाता है। जैसे ग्रेफीन, जितने, अब आप तो बिल्कुल ऐसे याद रखना, सीधी बात है कि जो भी कार्बन के एलोटॉप्स होते हैं, अपर रूप होते हैं, अपर रूप या अपरूप भी बोल देते हैं, एलोटॉप्स, अभी मैं पढ़ाऊंगा, ये सब अपरूप हैं, ये याद रखना। ग्रेफीन, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, और ये नैनो ट्यूब होती है, कार्बन नैनो ट्यूब बोलते हैं। CNT का फुल फॉर्म पूछे तो कार्बन नैनो ट्यूब होती है ये। तो कार्बन की एक ट्यूब होती है, नली होती है लंबी सी, इतनी पतली होती है, नैनो मतलब 1 अरबा हिस्सा नैनो होता है, 10⁻⁹। तो नैनो इतना छोटा होता है और इससे इतना मजबूत वो बनाई जा सकती है नली, इतनी छोटी और इतनी मजबूत कि भाई वो उस पर हाथी भी खड़ा हो जाए तो ना टूटे वो। तो उसका यूज़ कहाँ करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर कोई नली के अंदर कोई ब्लॉकेज है तो उसको निकालने में, मतलब नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ हमारी बॉडी के अंदर, इतनी पतली पतली धमनी सिराएं उनके अंदर तक डाल देते हैं नलियाँ। तो वो कौन सी नली हैं? वो यही डालेंगे, अभी देखेंगे हम। और पाउडर के रूप में आपने कोयला लगाया होगा मुँह पे, बचपन में कभी लग जाता है, अपन कोयला उठा रहे हैं और हाथ वाथ लग जाता है, ऐसे में थोड़ी ना, पाउडर के रूप में। चारकोल भी आता है, आपने वो देखा होगा, बहुत सारे लोग इसको तो फेस पर भी लगाते हैं, फेस पैक बनाने के लिए भी आता है, डंबर वंबर में भी मिलाया जाता है। कोल टार, ये टार टाइप का, मतलब नॉर्मली रोड्स वगैरह बनाने में उसमें यूज़ किया जाता है। काजल लगाया होगा आप सभी लोगों ने, काजल तो लगाया होगा, अधिकतर लड़कियों लगाती हैं, लड़के भी लगा लेते हैं, बहुत सारे देखे होंगे आप लोगों ने, शाहरुख खान वगैरह, सलमान खान भी लगा लेता है कभी कभी ईद वगैरह पर। तो याद रखना, तो ये काजल आपने देखा होगा, तो काजल नॉर्मली क्या होता है, सुरमा लगाती हैं लड़कियां, तो ये उसके लिए है। तो ये सब कार्बन के रूप है, याद रखना। अगर पेपर में पूछ ले आपसे कि आप काजल लगा के बैठे हो तो बताओ आप क्या लगा के बैठे हो? कार्बन, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, तो आप बोलोगे कार्बन। देगा नहीं ऐसा सरल सा क्वेश्चन, अगर दे दे तो किस्मत है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कार्बन के अपरूप एलोटॉप्स क्या होते हैं। भाई एलोटॉप्स क्या होते हैं? देखो, कोयला कैसे बना? पेड़ कई सालों तक, कई वर्षों तक जमीन के अंदर अत्यधिक ताप और दाब को सहकर जीवाश्म ईंधन में बदल जाते हैं, कोयले में बदल जाते हैं। अगर कोयला भी कई करोड़ों अरबों वर्षों तक दबा रहता है, ताप और दाब को सहता है, तो धीरे 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 क्या हो जाता है, उसका भौतिक रूप परिवर्तित हो जाता है। रासायनिक रूप से तो उसमें कार्बन ही है,
तो जो रासायनिक रूप से समान होते हैं लेकिन भौतिक रूप से भिन्न भिन्न होते हैं वो अपर रूप कहलाते हैं। ध्यान देना, क्या होते हैं? तत्वों के विभिन्न रूप जिनके गुण तो समान होते हैं, गुण मतलब रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। मतलब कार्बन से ही बने हैं तो रासायनिक गुण तो समान ही होंगे लेकिन देखने में आपको अलग लगेगा। हीरा अलग दिखेगा, कार्बन अलग दिखेगा, कोयला अलग दिखेगा, ग्रेफीन अलग दिखेगा, ग्रेफाइट अलग दिखेगा, अलग अलग उनके गुण हो सकते हैं लेकिन बनावट एक समान है भाई। बनावट, एक माँ के बच्चे हैं 3, एक पापी हो गया, एक धर्मात्मा हो गया, एक सामान्य इंसान हो गया, तो भाई पैदा तो एक ही से हुए हैं लेकिन उनके काम अलग अलग हो गए। पापी पाप करना चालू कर देता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर, हम पे हमारे ऊपर क्यों ले रहे हो? आपका नहीं, मैं बता रहा हूँ कि कोई धर्मात्मा है, कोई इंसान अच्छा बन गया, तो सत्व गुण, रजो और तमो 3 गुण रहते हैं, वो जो भी आपके अंदर पैदा हो जाए। तो ये देखो डायमंड टेट्राहेड्रल संरचना होती है। देखो डायमंड आप देख रहे हो, ठीक है, ट्राइगोनल इसमें होती है, स्पाइरल होती है, फुल रिंग्स में अभी हम एक एक को पढ़ने वाले हैं। हाँ, अपरूप या अपर रूप के नाम से भी इन्हें जानते हैं, एलोटॉप्स। अब देखते हैं, देखो सीसा को छोड़कर लगभग सभी तत्वों के अपर रूप प्रदर्शित करते हैं। मतलब सीसा आप सभी को पता है, सीसा का परमाणु क्रमांक 82 होता है और ये सबसे ज्यादा स्थिर तत्व होता है। तो सीसा को छोड़कर लगभग सभी तत्व अपर रूपों को दर्शाते हैं, मतलब उनके कोई ना कोई से रूप बन जाते हैं। तो सबसे ज्यादा अपर रूप कौन बनाता है? कार्बन बनाता है, इतना आपको याद रखना है। अब सबसे पहला कार्बन का अपर रूप क्या होता है? हीरा। ये देखिए, तो आप देख पाते हो कि हीरा चमकता क्यों है? तो आप सभी को पता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हीरे के अंदर होती है। हीरे में पूर्ण आंतरिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। साथ ही साथ आपसे पूछा जाए ये विद्युत का कैसा होता है, तो विद्युत का सुचालक या कुचालक? तो ये विद्युत का कुचालक होता है। क्यों, देखते हैं, चलिए। अब देखो थोड़ी सी जानकारी हीरे के बारे में, ये आपको याद रखनी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको अच्छे से याद रखना है। हीरे में प्रत्येक कार्बन का अणु अन्य 4 कार्बन के अन्य 4 अणुओं से जुड़ा होता है। मतलब जो एक अणु होता है वो कार्बन के अन्य 4 अणुओं से जुड़ा होता है। इस प्रकार से अन्य अणुओं से वो जुड़ा होता है। ये लो, तो अब क्या हो रहा है, जब 4 अणुओं से जुड़ा है तो बीच में गैप ही नहीं है। गैप नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर ही नहीं हो पाता है, इसमें बीच में गैप ही नहीं है। इस कारण हीरा विद्युत का कुचालक होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसकी संरचना त्रिविमीय संरचना होती है। और कैसा 4 वो बना रहा है, तो संरचना किस प्रकार से? चतुष्फलीय संरचना होती है। इस प्रकार से ये ऐसा डिजाइन बना लेता है, याद रखना, चतुष्फलीय संरचना बोलते हैं। और वैसे देखा जाए तो त्रिविमीय, त्रिकोण टाइप का बनाता है, त्रिविमीय, त्रिभुजाकार संरचना मिलेगी सब में, लेकिन ये चतुष्कोणीय संरचना है, चतुष्फलीय याद रखना आप। तो टेट्राहेड्रल भी लिखा जाता है कभी कभी, याद रखना संरचना। हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है, ये सबसे कठोर होता है अधातुओं में। सबसे कठोर धातु तो प्लेटिनम हो जाएगी, अधातुओं में सबसे कठोर होता है क्योंकि कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा निशान काय का है? ये सिग्मा का है। तो भैया कार्बन की, हीरे के कार्बन के मध्य में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो लिख लेना, ये सिग्मा बॉन्ड होता है। ये ऐसे दे देता है पेपर में, सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। ये क्या होता है भैया? सिग्मा बंध पाया जाता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। आसानी से नहीं टूटता इसीलिए कठोर होता है। और हीरे का घनत्व कितना होता है? 3.51 ग्राम, ठीक है। और कैरेट में हीरे को नापा जाता है कि भाई शुद्धता अगर देखी जाए तो कैरेट, जैसे सोने की शुद्धता ऐसी इसको भी कैरेट में मापा जाता है, हीरे को भी, ठीक है। तो इसका घनत्व याद रख लेना 3.51 ग्राम होता है। ये जानकारी आपको पूरी की पूरी साइंस की रामबाण बुक के अंदर प्रोवाइड की गई है, पीडीएफ के रूप में एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी। अब देखना ये जो हीरा है ये चमक रहा है कि नहीं चमक रहा, तभी तो लोगों को अच्छा लगता है हीरा। तो हीरा क्यों चमकता है? हीरा क्यों चमकता है? तो हीरा देखो क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसके अंदर बिल्कुल भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि ये 4 कार्बन से जुड़कर बना होता है। और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन फिजिक्स में मैंने पढ़ाया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना। इसके अंदर एक बार लाइट आ जाती है तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाती है, जिसके कारण अंदर ही अंदर लाइट ये चमक पैदा करना चालू कर देता है।
अधिकतर आपने देखा होगा इसका यूज कहाँ किया जाता है, हीरे का आभूषण बनाने में। लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद होता है हीरा, ठीक है। हीरा ठाकुर आपने देखा होगा मूवी, तो उसमें पढ़ी लिखी लड़की किसको पसंद करती है, हीरा ठाकुर को। तो आभूषणों में यूज होता है ये। नॉर्मली अंतरिक्ष यान की खिड़कियों के लिए भी हीरे का उपयोग किया जाता है। मतलब हीरा अलग अलग प्रकार का होता है, तो अंतरिक्ष यान में जो खिड़कियां होती हैं, नॉर्मल कांच तो टूट जाएगा, इतने दबाव को झेल नहीं पाएगा, तो हीरे का यूज किया जाता है अंतरिक्ष यान में। रॉकेट जो ऊपर जाता है, ध्यान देना, छोटी मोटी खिड़कियां बना देते हैं उसमें, बाहर तो ज़्यादा देखना ही नहीं है। चट्टानों तथा कांच को काटने के लिए भी ड्रिलिंग जो मशीन होती है ना, चट्टानों को काटती है, ड्रिल करती है, तो याद रखना उसमें भी हीरे का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ कांच को काटने के लिए ब्लैक डायमंड का यूज़ किया जाता है, काला हीरा बहुत कम मिलता है ये। तो नॉर्मली अब आप बोलोगे सर हमारे पड़ोस में एक कांच की दुकान है और उसमें तो वो ऐसे ही काट देते हैं, वो हीरा नहीं रहता, वो नॉर्मली सस्ता सा कुछ हीरे का जैसा बना देते हैं, वो आपको 200-300 रुपए में कटर मिल जाती है। लेकिन हीरा बहुत जो जौहरी रहते हैं अच्छे बड़े लेवल पर वो यूज़ करते हैं। सर्जरी के उपकरणों में भी, बॉडी की बहुत सारी चीज़ों को काटने में भी ये पूछ लेता है, तो आप लोगों को याद रखना है कि भैया सर्जरी में, ठीक है। हाँ 0.3 पाई बॉन्ड, ठीक है। चलिए अब यहाँ ध्यान देना, पूरा सर्जरी इतना क्लियर हो गया। तो हीरा के बारे में आपको याद रखना है, ये क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। साथ ही साथ ये सबसे कठोर होता है और ये चतुष्फलीय संरचना वाला होता है, आभूषणों वगैरह में यूज किया जाता है। अब आता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट आप देख पा रहे हो, ये तीन बॉन्ड, एक 3 से जुड़ा होता है, एक 3 से जुड़ा होता है, एक 3 से जुड़ा होता है, मतलब एक गैप रहता है, इसमें त्रिविमीय संरचना रहती है, एक गैप रहता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर हो जाती है। मतलब ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। आपकी पेंसिल में जो ग्रेफाइट यूज होता है वो यही होता है और इसे काला सीसा बोला जाता है। काले कलर का होता है, मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, स्नेहक के रूप में भी यूज होता है। देखते हैं, चलिए अब ध्यान देना, जो ग्रेफाइट है इसकी संरचना कैसी होती है, षटफलीय होती है। याद रखना 6 के 3 ऐसे 1 2 3 और आपस में फिर 3 के ऐसे सेट मिला के षटफलीय संरचना का निर्माण करते हैं। तो 6 ऐसे मिलकर एक सीट बना देते हैं, 2D टाइप की सीट बना देते हैं। ये ध्यान देना, इसकी संरचना होती है, इसका रंग काला होता है, इसीलिए इसे काला सीसा कहा जाता है। काला सीसा में सीसा बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। ये पेपर में पूछता है कि आपकी जो पेंसिल है वो काले शीशे की बनी है, बताओ उसमें शीशे का परसेंटेज कितना है, तो उसमें बिल्कुल 0% काला शीशा, मतलब शीशा है ही नहीं है, सिर्फ ये ग्रेफाइट को ही काला शीशा बोलते हैं। इसमें प्रत्येक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े होते हैं, अर्थात इसके पास एक संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना चालू हो जाता है। ग्रेफाइट की पेंसिल आप देखना, उसको आप इस प्रकार से लाइट के अंदर डालना और पीछे टच करके देखना, तो आपको करंट लग सकता है। लाइट तेज होगी तो जोर का झटका लग जाएगा, पेंसिल एकदम मुंह में भी लग सकती है, ठीक है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ये अपारदर्शी होता है। हीरा पारदर्शी है, देखो कार्बन के बनी है दोनों, लेकिन वो पारदर्शी है, अपारदर्शी है। यह कठोर होता है किंतु हीरे की तुलना में मुलायम होता है। इसमें चिकनाहट होती है, अगर आप पेंसिल को रगड़ दो ना अच्छे से और फिर उसको ऐसे हाथ में लेके ऐसे ऐसे करो, हाथ काला हो जाएगा और वो चिकनाहट पैदा कर देगा। तो ये चिकनाहट पैदा करता है, तो इसका यूज स्नेहक के रूप में करते हैं, लुब्रिकेंट के रूप में करते हैं बड़ी बड़ी मशीनों के कलपुर्जों को। मान लो कोई मशीन है हैवी, बहुत तेजी से चल रही है, तो उसमें आप लुब्रिकेंट डालोगे, तेल वेल डालोगे, तो तेल तो जल्दी से सूख जाएगा या जल भी सकता है गर्माहट से। तो वहां पर स्नेहक के रूप में किसका यूज किया जाता है, ग्रेफाइट का यूज करते हैं, ताकि वहां पर वो घिसावट भी ना आए और जल भी ना पाए, स्मूथली चलता रहे। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके यूज कहाँ है भाई, कहाँ यूज करते हैं ग्रेफाइट का, तो पेंसिल आपने देखा होगा, पेंसिल में यूज करते हैं। चलो पहले पूरा देख लेते हैं। विद्युत भट्टियों में इलेक्ट्रोड के रूप में, विद्युत भट्टियां जो रहती हैं, बैटरी का जो सेल रहता है उसके बीच में एक काला काला सा, आपने देखा होगा कभी सेल तोड़ा हो तो उसके अंदर रॉड होती है, उसमें यूज करते हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा जो
इलेक्ट्रिक विद्युत बनाई जाती है, वहाँ पर आपने स्नेहक के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ आपने मंदक के रूप में ग्रेफाइट का यूज़ देखा होगा इलेक्ट्रॉनों को धीमा करने के लिए, ठीक है। उच्च ताप स्नेहक के रूप में लेड पेंसिल के निर्माण में, कृत्रिम हीरे के निर्माण में, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ताप दाव पर रख दो तो ये कुछ समय बाद हीरे में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है, बहुत ऐसे नहीं है कि हर कोई बना दे, इसको बनाने के लिए भी कुछ नियम कानून कायदे विधियाँ होती हैं। अब आता है फुलरीन। ये सब अपर रूप पढ़ रहे हैं भाई, बनावट एक समान है लेकिन आप देखोगे इनके भौतिक गुण अलग अलग हैं, रासायनिक गुण समान है, बनावट समान है, लेकिन दिखने में अलग अलग होते हैं ये। तो आप देखोगे फुलरीन, ये गेंद के जैसा दिख रहा है, गेंद के जैसा, ये 60 कार्बन से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे C60 के नाम से भी जानते हैं और बकमिंस्टर फुलरीन ने इसे फुलरीन नाम दिया, इसीलिए इसे बक बॉल के नाम से भी जाना जाता है। बकी बॉल, तो ये आएगा फुलरीन, बकी बॉल मतलब फुलरीन, फुटबॉल के जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये पेपर में पूछ लेता है। तो कार्बन का अपर रूप है ये, इसका सूत्र क्या होता है C60, 60 कार्बन से मिलकर ये बना होता है। इसकी खोज 1985 में रॉबर्ट क्रोटो और रिचर्ड के द्वारा की गई थी। ये नहीं पूछता, आपसे पूछता है कि कभी कभी खोज में बकमिंस्टर फुलरीन का नाम दे देता है और यही सही मान लेता है, तो नाम भी इन्होंने दिया था और अगर इनके नाम ना आए तो खोजकर्ता में आप बकमिंस्टर फुलरीन लगा देना, इसीलिए इसे बकी बॉल के नाम से भी जाना जाता है। फुलरीन्स की संरचना फुटबॉल की तरह होती है, ये खोखले पिंजरे के जैसा होता है, ये देखो, ठीक है। तो ये आपको बस पॉइंट याद रखने हैं, छोटे छोटे से पॉइंट है। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, ये देखो, बैटरी के सेल बनाने में, नैनो टेक्नोलॉजी में, छोटे छोटे से रोबोट बनाने में कर लेते हैं, नैनो पार्ट्स बनाने में, हमारी बॉडी के अंदर चीज़ें बीमारियों में दवाई के रूप में काम करते हैं, ये रोबोट के रूप में काम करते हैं। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। अति चालक सुपर कंडक्टर बनाने में कि बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी का लॉस नहीं होगा, सेमी कंडक्टर के रूप में भी यूज किए जाते हैं। अर्धचालक विद्युत के तारों के रूप में, स्नेहक लुब्रिकेंट के रूप में भी ये मुलायम होते हैं और गोल 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 जल्दी से उसको चलाने का काम करते हैं। उत्प्रेरक के रूप में, मतलब कोई भी क्रिया को बढ़ाने में इनका यूज़ किया जाता है। एड्स के उपचार में, एक्वायर्ड, आपने देखा होगा एड्स तो आप सभी जानते हो, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो इसके द्वारा रोबोट डालकर अंदर से जो भी चीज़ें हैं, जहाँ पर भी ये है, जो भी दिक्कत है उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। अभी पूर्ण रूप से उपचार नहीं मिला है लेकिन लगे हैं खोजने के लिए। तो ये आपको याद रखना है, मेन तो नैनो टेक्नोलॉजी में फुलरीन्स का यूज़ किया जाता है। बकमिंस्टर फुलरीन ने इसकी खोज की थी, फुटबॉल के जैसा दिखता है और कार्बन 60 से बना होता है, कार्बन 60, इतना याद रखना है इसके बारे में फुलरीन। अब आता है ग्राफीन, ये अभी 2004 में नया नया खोजा है, सबसे नया खोजा अपर रूप कौन सा आ जाएगा, तो ग्राफीन आ जाएगा। और ग्राफीन देखिए ग्रेफाइट 2D होता है, ग्रेफाइट की जब एक लेयर को निकाल दिया जाता है तो ग्राफीन बनता है और ये इतना पतला होता है और इतना मजबूत होता है कि आपकी जो LCD हैं, LED हैं, इतनी पतली पतली क्यों बन पा रही हैं, ग्राफीन के कारण। ट्रांसपेरेंट मोबाइल बन रहे हैं अब, वो किसके कारण बन पाएंगे, ग्राफीन के कारण है। तो देखिए कार्बन का चौथा अपर रूप माना जाता है, पेपर में क्वेश्चन आता है कार्बन का चौथा अपर रूप कौन सा है, ग्राफीन, सबसे नया खोजा 2004 में इसे खोजा गया है। द्विआयामी 2D छत्ते की जाली के परमाणुओं की एक ही परत होती है, सिंगल परत होती है, एक लेयर होती है, ये ध्यान देना। यह ग्रेफाइट, चारकोल, कार्बन नैनोट्यूब और फुलरीन्स का मूल संरचनात्मक तत्व है। मतलब जितने भी आपके अपर रूप बने हुए हैं सब इसी से बने हुए हैं, ग्राफीन से, ग्रेफाइट हो, चारकोल हो, कार्बन हो, नैनोट्यूब्स हो, यही मिल मिलकर क्या बना देता, गोल हो जाता है तो फुलरीन बन जाता है। यही अगर नैनो ट्यूब में गोल गोल मतलब पाइप बना देता है तो उन्हीं को नैनो ट्यूब बोल दिया जाता है, कार्बन नैनो ट्यूब, CNT के नाम से। यूज़ क्या करते हैं, तो ये देखो ट्रांसपेरेंट, आगे चल के मोबाइल आएंगे आपके हाथ में, तो ये सब पूरा ग्राफीन है। मोबाइल की स्क्रीन बनाने में, जंगरोधी वस्तु और पेंट बनाने में, इसके द्वारा एक बार पेंट कर दिया जाएगा ना तो भाई इतना मजबूत होगा कि वो लोहे पे जंग लगी नहीं पाएगी और ना उस पेंट को छुड़ा पाएगा कोई भी। कुशल एवं सटीक सेंसर बनाने में, सेंसर वगैरह जो मोबाइल में काम करते हैं। तेज और कुशल इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में, मतलब
इतना छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ें बनेंगी आगे चल के, ट्रांजिस्टर वगैरह, रजिस्टर वगैरह। आप देखते हो जो आपका प्रोसेसर होता है उस पर कितने रजिस्टर होते हैं, आजकल तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर काम चल रहा है। वेरी लार्ज मतलब अरबों रजिस्टर लगे होते हैं जिनमें स्टोर रहता है डाटा, तो एक प्रोसेसर इतनी तेज़ी से काम कर पाता है कंप्यूटर में, इनके ही कारण होता है, क्योंकि ये जितना छोटा होता जाएगा उतने रजिस्टर की संख्या बढ़ेगी और प्रोसेसर उतना ज़्यादा शक्तिशाली होता जाएगा, साइज छोटा होता जाएगा। CPU पूरा डिब्बे को नहीं, माइक्रो प्रोसेसर को बोलते हैं, प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर नाम से उसे जाना जाता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ग्राफीन के आपने उपयोग देख लिए हैं। अब एक और आता है आपका कार्बन नैनो ट्यूब। ये देखो, ये ग्राफीन को जब हम पाइप की संरचना के रूप में मोड़ देते हैं तो ये देखो पतले पतले से क्या बन जाते हैं, पाइप बन जाते हैं। ये इतने मजबूत होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि बॉडी के अंदर किसी भी नस के अंदर तक डाले जा सकते हैं ये। तो ये देखो, यदि ग्राफीन को मोड़ा जाए तो बनने वाली नली का नुमा संरचना कार्बन नैनो ट्यूब कहलाती है। ग्राफीन अभी हमने देखा, अगर उसको हम मोड़ देते हैं तो हमारा ये क्या बन जाता है, कार्बन नैनो ट्यूब। ये अति उच्च शक्ति वाली होती है, बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं, कम वजन वाली होती हैं, कम वजन वाली सामग्री विकसित करने का अवसर प्रदान करती है, मतलब ज़्यादा वजन ना हो, शरीर के अंदर चला जाए। चिकित्सा क्षेत्र में सर्जरी के लिए उपयोग किया जाता है। कार्बन नैनो ट्यूब का यूज़ कहाँ किया जाता है, चिकित्सा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा किया जाता है। ये कार्बन से आपसे पूछे जा सकते हैं सारी की सारी चीज़ें। तो ये था हमारा थर्ड लेक्चर कार्बन का पूरा। कार्बन क्या है, कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं, कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो इससे पहले वाले 2 लेक्चर भी आप देख लेना और साइंस की रामबाण किताब अपने पास रखना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर कर सकते हैं, ये है, और इसमें आपको ये चैप्टर लास्ट में मिल जाएगा केमिस्ट्री वाले भाग में। तो आप सभी लोग इतना पढ़ लेना, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी और यहाँ से प्रश्न पेपर में निकल कर आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।